29 जनवरी एक्सप्रेस और हिंदू के एडिटोरियल्स के नोट्स मेंस के लिए। द यंगेस्ट लर्नर्स। इस एडिटोरियल में बेसिकली ये बात कही गई है कि जो आंगनवाड़ी सिस्टम है ना, उसका बेनिफिट 3 से 6 साल के बच्चों को होता है, लेकिन जो 3 साल तक के बच्चे होते हैं उनके ऊपर हमारे सिस्टम में कहीं भी फोकस नहीं किया जाता है। वो बेचारे कुछ भी ठीक से सीख नहीं पाते हैं। एग्जाम्पल दिया गया है कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के मुताबिक सिर्फ 13% चिल्ड्रन ही प्री प्राइमरी स्कूल्स जाते हैं। आंगनवाड़ी सेंटर्स में बेनिफिट 3 से 6 साल के बच्चों को होता है एंड पेरेंट्स भी 3 साल तक के बच्चों पे फोकस नहीं कर पाते हैं। क्यों? पेरेंट्स खुद गरीब है। हम यहाँ पे मिडिल क्लास की बात नहीं कर रहे हैं, हम गरीब लोगों की बात कर रहे हैं। ठीक है, गरीब लोगों को माता पिता दोनों घर से बाहर जाते हैं कुछ पैसे कमाने के लिए, चाहे वो कंस्ट्रक्शन साइट पे हो, कुछ भी हो, 50 तरह के काम करते हैं ये लोग। ठीक है ना, तो बच्चे वहाँ पे घर में फिर अकेले रहते हैं या उनकी प्रॉपर एजुकेशनल डेवलपमेंट पे फोकस नहीं हो पाता है। यानी कि कहीं पे भी छोटे बच्चों की डेवलपमेंट पे फोकस नहीं है किसी का भी। तो सजेशन ये है कि आंगनवाड़ी का फोकस इन बच्चों पे होना चाहिए। कैसे? पहली बात ये कि आंगनवाड़ी को सरकार बहुत ज़्यादा नॉन कोर वर्क करने को बोल देती है। जैसे कुछ सर्वे करवाना है तो आंगनवाड़ी में जो लोग हैं उनको भेज देती है सर्वे पे, तो ये काम नहीं होनी चाहिए। आंगनवाड़ी का एक स्पेसिफिक वर्क है, उनको उसी पे फोकस करते रहना चाहिए। दूसरी बात, अब अगर हम कह रहे हैं कि आंगनवाड़ी को 3 साल तक के बच्चों पे फोकस करना चाहिए, तो उसके लिए सरकार को कुछ स्पेसिफिक एज, उनकी एज के हिसाब से कुछ प्ले मटेरियल वगैरह बनाना चाहिए एंड आंगनवाड़ी के वर्किंग आवर्स बढ़ा देने चाहिए। ठीक है, अगर कहीं पे आंगनवाड़ी सिर्फ 3 या 4 घंटे काम करते हैं तो उनको बोलो तुम 7-8 घंटे काम करो। उससे फायदा क्या होगा? बच्चे वहां पे ज्यादा देर तक रहेंगे, तो खेल खेल में ज्यादा और ज्यादा चीजें सीखेंगे। आंगनवाड़ी वर्कर्स को अगर आप बोलोगे कि तुम ज़्यादा देर काम करो तो ऑब्वियसली उनको पेमेंट भी ज़्यादा करोगे, तो उनकी आमदनी बढ़ जाएगी। एंड जो पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स को पहले भागना पड़ता है फिर कि 3 घंटे बाद बच्चा आंगनवाड़ी से वापस आएगा। अब उनको भागना नहीं पड़ेगा, बच्चा अगर पूरे दिन वहीं पे है तो पेरेंट्स जो हैं, स्पेशली जो मदर्स हैं, वो अपना काम पूरे दिन का कर सकती हैं। राइट, तो उनको भी उसमें फ़ायदा है। बेसिकली जो मदर्स हैं, मतलब वो इसको एज अ क्रैच ट्रीट कर पाएंगे फिर, कि आंगनवाड़ी सेंटर जो है पूरा डे क्रैच की तरह काम कर रहा है। द इनइक्वालिटी एपिडेमिक। कोरोना आया, कह रहे हैं पैंडेमिक हो गया, पैंडेमिक हो गया, महामारी फैल गई। किसके लिए महामारी थी ये? अमीरों के लिए, गरीबों के लिए? देखो, जहां तक बात है कि वायरस ने किसको नुकसान पहुंचाया, तो वो तो भाई वायरस से भेदभाव नहीं करता। वो तो अमीरों की भी जान गई है, गरीबों की भी जान गई है। लेकिन जो इम्पैक्ट होता है ना, वो हमेशा कोई भी डिजास्टर हो किसी भी तरीके का, उसका इम्पैक्ट गरीबों पे ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू मिडिल क्लास एंड द रिच। दो एग्जाम्पल ले सकते हो आप। मान लो हीट वेव है, कोल्ड वेव है। हीट वेव या कोल्ड वेव में हम लोग तो अपने घरों में रहते हैं, लेकिन जो गरीब लोग हैं वो सड़कों पर रहते हैं, उनके पास कुछ इक्विपमेंट वगैरह नहीं है अपने आप को बचाने के लिए। गर्मी के मारे, ठंड के मारे बेचारे मर जाते हैं। राइट। सेकेंडली, आप ऐसे कोरोना का एग्जाम्पल ले लो। अब कोरोना में हम लोग तो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, या हमारे पास सेविंग्स बहुत हैं, हमें घर से बाहर जाने की जरूरत नहीं है। जब एकदम पीक आता है किसी वेव का, हम घर में रहते हैं मैक्सिमम टाइम, चीज़ें घर पे मंगा लेते हैं। गरीब बेचारों को तो घर से बाहर निकलना ही पड़ता है, वरना घर में वैसे ही मर जाएंगे भूख के मारे। राइट, तो कोई भी डिजास्टर हो, वो हमेशा गरीब को ज़्यादा इम्पैक्ट करता है एज कम्पेयर टू द मिडिल क्लास एंड द रिच। अब यहाँ पे कुछ 2021 का डेटा दिया गया है ये बताने के लिए कि जो कोरोना पैंडेमिक है वो गरीबों का पैंडेमिक था, अमीरों के लिए वो पैंडेमिक नहीं था। एक साल में इंडिया में गरीबों की संख्या दुगनी हो गई, 5.5 करोड़ से 12 करोड़ हो गई। एंड उसी एक साल में अंबानी जी की वेल्थ डबल हो गई और अदानी जी की 8 गुना हो गई। इंडिया में जो डॉलर बिलियनियर्स है, यानी कि जिनकी संपत्ति 1 बिलियन डॉलर से ज़्यादा है, यानी कि 7,000 करोड़ से ज़्यादा है, उनमें नंबर ऐसे लोगों की संख्या 40% बढ़ी है एक ही साल में। पैंडेमिक ईयर में वेल्थ बढ़ रही है। ठीक है, तो क्या हम इनकी निंदा करें? क्या ये बोले कि ऐसे कैसे कर सकते हो, हाउ कैन यू बिकम रिच? रिच बनना कोई गुनाह है क्या? नहीं। देखो, पैसे कमाना कोई गुनाह नहीं है, बल्कि एक अच्छी बात है। ठीक है, ये तो दिखाता है कि आपके पास कुछ कैपेबिलिटीज हैं जो आप पैसा कमा पा रहे हो, डेट इज अ गुड थिंग। उस चीज में हमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमें दिक्कत ये होनी चाहिए कि गरीबों के ऊपर इतनी मुसीबत क्यों आती है जब कोई डिजास्टर होता है, एंड क्या हम उनको बचा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है कि जैसे डेथ, गरीबों की डेथ हुई, जॉब लॉस हुआ,
हंगर के मारे कई लोग मर गए, माइग्रेशन पैदल चल के लोगों को जाना पड़ा अपने गांव में बहुत दूर तक क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट काम नहीं कर रहा था फर्स्ट वेव में। ठीक है, ये सारी चीज़ें वायरस ने नहीं करी, ये सारी चीज़ें हमारी अनप्रिपेयर्डनेस ने करी है। जैसे कई लोग कहते हैं कि भूकंप की वजह से इतने लोग मर गए, भूकंप की वजह से लोग नहीं मरते हैं, अनसेफ बिल्डिंग्स की वजह से लोग मरते हैं। भूकंप से लोग मरते तो जापान में कोई रहते ही रहेगा ही नहीं, फिर वहां पे तो आए दिन भूकंप आते रहते हैं। ठीक है, बिल्डिंग्स अनसेफ है, हम लोग प्रिपेयर्ड नहीं है। वायरस आया, लेकिन वायरस का इम्पैक्ट गरीबों पे ज्यादा हुआ क्योंकि हम लोग अनप्रिपेयर्ड थे। अगर उन गरीबों के हाथ में पैसा होता तो जो पैंडमिक उनको झेलना पड़ा उसको बचा सकते थे हम काफी हद तक। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लोग शहरों से मजबूरी में गांव गए अपने, लेकिन गांव में एटलीस्ट कई गांव में उनको मनरेगा के थ्रू पैसे मिल गए, दैट्स अ गुड थिंग। अब सोचो अगर यूनिवर्सल बेसिक इनकम होती तो शायद हम इस डिजास्टर को और बेहतर तरीके से हैंडल कर पाते। ग्राफ टॉक एंड द टॉप कोट्स इन एक्सप्लिकेबल साइलेंस। देखो ये आर्टिकल कोई आपके मेंस के लिए कोई ज़रूरी नहीं है, बट एक फिर भी मैंने यहाँ पे इसलिए इंक्लूड किया कि कई लोगों को ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट है तो मतलब वहाँ पे कोई करप्शन नहीं होता होगा। ठीक है ना, तो इस एडिटोरियल के थ्रू आप जैसे एग्जांपल ले सकते हो कि सुप्रीम कोर्ट में भी करप्शन होता है। ठीक है, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ ठीक है, ऐसा फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई ने भी कहा है। एग्जाम्पल दिया गया आर्टिकल के अंदर कि जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जैसे केस होता है, तो 2020 में प्रशांत भूषण ने कुछ बोला था, कुछ ट्वीट किया था जिसमें इन्होंने सुप्रीम कोर्ट की काफ़ी निंदा करी थी। एंड सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनके इन ट्वीट्स, 2 ट्वीट्स किए थे, उन ट्वीट्स की वजह से लोगों का सुप्रीम कोर्ट में जो फेथ है, भरोसा है, वो कम हो सकता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया कि ही इज गिल्टी, वो गुनहगार हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के। 2021 दिसंबर में फॉर्मल सीजीआई रंजन गोगोई ने भी कुछ डायरेक्टली इनडायरेक्टली बोला था कि करप्शन सुप्रीम कोर्ट में होता है, लेकिन उनके खिलाफ कोई प्रोसीडिंग्स इनिशिएट नहीं हुई। अगर वो साफ साफ एक फॉर्मल चीफ जस्टिस बोल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में करप्शन होता है, जजेस करप्ट ने सुप्रीम कोर्ट के, अगर वो ऐसा बोल रहे हैं तो ऑब्वियसली लोगों का फेथ कम होगा ना सुप्रीम कोर्ट में से, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। सो दिस शोज दैट कहीं ना कहीं यहाँ पे भी पार्शियलिटी है। दूसरी चीज दी गई है, क्रोनी कैपिटलिज्म जुडिशरी में भी होता है। क्रोनी कैपिटलिज्म क्या होता है अभी आपको नीचे समझाऊंगा मैं, ठीक है, एकदम तरीके से कि एग्जैक्टली क्या चीज़ होती है ये, जिनको नहीं पता। बट यहाँ पे दिया है कि क्रोनी कैपिटलिज्म जुडिशरी में भी होता है। एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पे कि जब रंजन गोगोई सीजीआई थे तो सीजीआई की जिम्मेदारी होती है कि वो कौन से बेंच को कौन सा केस देंगे। अदानी ग्रुप के 8 केसेस आए थे सुप्रीम कोर्ट में, 8 के 8 केसेस एक ही पर्टिकुलर जज के पास गए थे, जस्टिस अरुण मिश्रा के पास, एंड 8 ही केस में उन्होंने अदानी के फेवर में फैसला सुनाया था। सो दिस शोज क्रोनी कैपिटलिज्म जुडिशरी में भी है। द पोल बूथ विद नो डोनर नॉलेज। आप में से कुछ लोग होंगे जो पर्टिकुलर इस पार्टी को वोट देंगे, पार्टी ए को, कोई पार्टी बी को वोट देगा, कोई पार्टी सी को वोट देगा। किस बेसिस पर डिसाइड करते हो? जनता किस बेसिस पे डिसाइड करती है? बहुत सारे बेसिस होते हैं, कास्ट, रिलीजन, रीजन, मैनिफेस्टो, आइडियोलॉजी, 50 चीज़ें होती हैं, कोई एक चीज़ तो होती नहीं है। ठीक है, हम ये भी देखते हैं कि इस पार्टी में कौन लोग हैं, उन लोगों का क्या बैकग्राउंड है, कौन लोग हैं जो इन पार्टीज को सपोर्ट करते हैं। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं ना दिमाग में हमारे, तब एक फाइनल छवि बनती है हमारे दिमाग में, हाँ भाई ये पर्टिकुलर या ऐसी कोई पार्टी जो है मैं उसको वोट दूंगा, राइट। तो हमें पता होना चाहिए ना, ये नॉलेज होती है इसलिए हम डिसाइड कर पाते हैं। अगर हमें नॉलेज ना हो कि इस पार्टी की फंक्शनिंग के पीछे किसका हाथ है, कौन सा संगठन या कौन सी कंपनी या कौन से लोग हैं, किस तरह के लोग हैं, नहीं पता होगा हमें, तो हमारे फैसले गलत हो सकते हैं, राइट। तो डेमोक्रेसी में लोगों का, डेमोक्रेसी मतलब ये नहीं है कि बस लोग जा रहे हैं वोट डाल रहे हैं, लोगों के पास कुछ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन भी तो होनी चाहिए। सिर्फ वोट डलवा देने से वो डेमोक्रेसी नहीं बनती है। तो यानी कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को कौन सी कंपनीज कितना कितना पैसा दे रही हैं, ये तो बहुत बेसिक चीज़ हमें पता होनी चाहिए, राइट। लेकिन जब से इलेक्टोरल बॉन्ड्स आए हैं ये चीज़ नहीं हो पा रही है। फाइनेंस एक्ट 2017 से इलेक्टोरल बॉन्ड्स का कंसेप्ट इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था, एंड कुछ और चेंजेस भी किए गए थे बाद में। जैसे कि कंपनीज के ऊपर रिस्ट्रिक्शन थी कि पहले कोई भी कंपनी अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को पैसा देती है, डोनेट करती है, तो वो अपने प्रॉफिट का सिर्फ 7.5% तक ही डोनेट कर सकती है। लेकिन अब जो है कोई कंपनी अगर लॉस में जा रही है तो पहले अपने लॉस की भरपाई नहीं करेगी कि प्रॉफिटेबल कैसे बनूं, वो पहले सरकार को किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी को पैसे दे देगी, दे सकती है।
ये रिस्ट्रिक्शन सारी हटा दी गई हैं, अब वो जितना मर्जी पैसा दे ले। पहले रिस्ट्रिक्शन दी कि एक कंपनी एटलीस्ट 3 साल उसको काम हो जाएंगे करते हुए, उसके बाद ही वो पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट कर सकती है। अब ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू क्या होता है कि कोई भी कंपनी कितना भी पैसा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को गोपनीय रूप से दे सकती है। ठीक है, सारा पैसा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू रूट होगा, लेकिन वो पब्लिक डोमेन में नहीं आएगा, आरटीआई एप्लीकेबल नहीं होगी। ठीक है, तो यानी कि एनोनिमिटी लाई गई है। इससे होता क्या है, दिक्कत क्या है इन सब चीजों में? दिक्कत ये, एक तो आपकी डेमोक्रेसी वीकन हो रही है, लोग वोट डाल रहे हैं, आपको लग रहा है डेमोक्रेसी है, बट किस बेसिस पे वोट डाल रहे हैं आपको पता ही नहीं है। राइट, तो यहाँ पे क्रोनी कैपिटलिज्म का खतरा बढ़ जाता है। ध्यान रखो, कैपिटलिज्म बुरा नहीं है, कैपिटलिज्म तो अच्छी चीज है, उसके थ्रू इकोनॉमी काफी जल्दी ग्रो करती है, दैट्स अ गुड थिंग। कैपिटलिज्म में बुराई नहीं है, क्रोनी कैपिटलिज्म में बुराई है। ऐसे ही कभी भी इंटरव्यू में कहीं पे भी ये मत बोलो कि सर इलेक्टोरल बॉन्ड से ना ये क्रोनी कैपिटलिज्म बढ़ गया है तो इलेक्टोरल बॉन्ड बंद कर देने चाहिए। नहीं, इलेक्टोरल बॉन्ड्स गलत नहीं है, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड्स लाते हुए हमने कुछ ऐसे क्लॉज इंसर्ट किए जिनके थ्रू ये पूरा प्रोसेस एनोनिमस बन गया है, सीक्रेटिव बन गया है। तो वो एनोनिमस नेचर जो है वो गलत है। इलेक्टोरल बॉन्ड गलत नहीं है, कैपिटलिज्म गलत नहीं है, लेकिन इनमें जो गोपनीयता वाली बातें हैं कि कौन किसको कितने पैसे दे रहा है, वो चीज गलत है। अब आपको एक कंसेप्ट समझा देता हूँ, क्रोनी कैपिटलिज्म का एक्चुअल मतलब क्या होता है। देखो सिंपल सी बात है, ये एक कंपनी है, ठीक है, और ये एक पॉलिटिकल पार्टी है। तो ये कंपनी एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल ये देखेगी कि भी अब किसकी सरकार आने के चांसेस हैं। इस कंपनी को लगता है भी जनता का मूड है कि ये पॉलिटिकल पार्टी के अच्छे चांसेस हैं, तो ये कंपनी इस पॉलिटिकल पार्टी को अच्छे खासे पैसे दे देगी, खूब सारे पैसे देगी। ठीक है, जितने ज़्यादा पैसे आएंगे उतना ज़्यादा ये पार्टीज कहती है ना हमें पैसे दो, पॉलिटिकल पार्टी कहती है हमें पैसे दो, देश को मजबूत बनाओ। वो क्यों कहती हैं? क्योंकि जितने ज़्यादा पैसे मिलेंगे पॉलिटिकल पार्टी को, वो उतना ज़्यादा प्रचार कर पाएंगी। जो दिखता है वो बिकता है। जितना ज़्यादा आपको इस पॉलिटिकल पार्टी का नाम दिखेगा, उतना ज़्यादा सबकॉन्शियसली आपका मन करेगा कि मैं उसको वोट डालूं। आपका बेशक मन ना करे, लेकिन मैक्सिमम जनता का तो मन करेगा। ठीक है, तो इसीलिए पॉलिटिकल पार्टी मजबूत होगी, उसके जीतने के चांसेस बढ़ जाएंगे। जब ये पॉलिटिकल पार्टी पावर में आएगी तो ये इस कंपनी की फेवर में कुछ पॉलिसीज बनाएगी। क्या बनाएगी? पॉलिसीज। ऐसी पॉलिसीज बनाएंगी जिनसे इस पर्टिकुलर कंपनी को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। हमेशा हम देखते हैं कि कुछ कंपनीज होती है जिनकी वेल्थ बहुत ज़्यादा ग्रो हो जाती है अचानक से, जब एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी पावर में होती है। जब कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी पावर में आती है तो कोई और कंपनी होगी जिसकी वेल्थ एकदम से शूट अप कर जाती है। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी की ग्रोथ का कंपनी की ग्रोथ के साथ काफी गहरा रिलेशन होता है। दिस इज क्रोनी कैपिटलिज्म। दिक्कत क्या है इसके अंदर? दिक्कत यह है कि फेयर कंपटीशन नहीं हो पा रहा है। ये कंपनी किसी पर्टिकुलर सेक्टर में राजा है। अब नई नई स्टार्टअप्स आ रही हैं, नई नई कंपनीज आ रही हैं जो उनको चैलेंज करने वाली हैं, लेकिन वो चैलेंज नहीं कर पाएंगी क्योंकि सरकार ने पॉलिसीज ऐसी बनाई हैं जो जनता समझ नहीं पाती है, और इस कंपनी को फायदा हो जाता है और नई कंपनीज आ नहीं पाती हैं, यानी कि जनता को बेटर प्रोडक्ट्स मिल नहीं पाते हैं। इकोनॉमी की ग्रोथ की चिंता नहीं करी जाती है, चिंता करी जाती है पर्टिकुलर कंपनी से ग्रोथ की। दिस इज क्रोनी कैपिटलिज्म। ठीक है, इससे हमारी इकोनॉमी को नुकसान होता है। ऊपर डेमोक्रेसी को नुकसान हो रहा था, वो तो है ही, बट इकोनॉमी की जीडीपी ग्रोथ रेट कम हो जाएगी। कंपनीज का प्रॉफिट देखोगे, कंपनी की वैल्यूएशन देखोगे, बढ़ती रहेगी। क्रोनी कैपिटलिज्म में क्या होता है, कुछ पर्टिकुलर कंपनीज की प्रॉफिट वगैरह हर चीज बहुत ज्यादा बढ़ेगी, लेकिन जो जीडीपी ग्रोथ रेट है देश का, वो कम होता रहेगा। ठीक है, इंडियन एक्सप्रेस में पिछले दिन 28 तारीख को एक आर्टिकल आया था, मैंने उसको इंक्लूड नहीं किया था, वो मीन्स पर्सपेक्टिव से नहीं था, बट उसमें प्रीलिम्स के लिए एक अच्छी चीज़ लिखी हुई थी कि आर्टिकल 226 क्या होता है। 226 कहता है कि हाई कोर्ट जो है रिट्स इशू कर सकते हैं। इस आर्टिकल का कॉन्टेक्स्ट क्या था? वेस्ट बंगाल फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी थे अलापन बंदोपाध्याय, उनके कॉन्टेक्स्ट में था, बट वो अपने लिए ज़रूरी नहीं है। ठीक है, ज़रूरी है कि एक हाई कोर्ट है, ये एक स्टेट है, इस स्टेट में ये एक हाई कोर्ट है। ठीक है, तो इस स्टेट में कोई बंदा रहता है, वो बंदा जो है उसके खिलाफ हाई कोर्ट कोई ना कोई रिट वगैरह इशू कर सकता है, कोई अथॉरिटी है, बंदा है, कुछ भी है। राइट, दूसरे स्टेट में बंदा रहता है तो ऑब्वियसली इस हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन नहीं है। ठीक है ना, तो आर्टिकल 226 जो है वो जुरिस्डिक्शन के हिसाब से लेता है लोकेशन, कि जिसके खिलाफ रिट इशू करेगा, कोई रिट ऑर्डर इशू करेगी हाई कोर्ट, तो वो बंदा उस स्टेट का रेजिडेंट होना चाहिए। लेकिन आर्टिकल 226(2) ये कहता है कि अगर द कॉज ऑफ द एक्शन इज इन दैट स्टेट, देन ऑल्सो हाई कोर्ट कैन इशू सम ऑर्डर्स। यानी कि
इस स्टेट में हाई कोर्ट है, एक बंदा है जो इस दूसरे स्टेट में रहता है, लेकिन उसने कुछ ऐसा काम किया जिसका इम्पैक्ट इस स्टेट में भी है, तो फिर ये हाई कोर्ट रिट इशू कर सकता है। ठीक है, तो आपको ये जो सिंपल सा फैक्ट है कि 226(1) और 226(2) में क्या फ़र्क है, ये मेरे ख्याल से ये चीज़ आ सकती है प्रीलिम्स के अंदर। ठीक है, कभी भी यूपीएससी कहीं पे पूछ सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली ये चीज़ न्यूज़ में आ गई है, ठीक है, आर्टिकल में आ गई है, तो इसको डायरेक्टली इनडायरेक्टली पूछा जा सकता है।